बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड है। इस लॉ को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। इजी है, मुश्किल नहीं है, तो आप इसे इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं बेटा। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड एनालिसिस जो है, इकोनॉमिक्स यूज द टर्म डिमांड टू रेफर टू द अमाउंट ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम आर विलिंग टू एबल टू परचेज ईच प्राइस। तो इसमें जो चीजें हम देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे डिमांड है, डिमांड में रेफर टू द अमाउंट ऑफ सम गुड्स, में कुछ ना कुछ चीज होती है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है जो हम कंज्यूमर आर विलिंग, डेफिनेटली कंज्यूमर उसमें विलिंग होते हैं एंड एबल टू परचेज, और उनकी पास इतनी इनकम होती है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो परचेज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में दीज आर द बेसिकली टर्म्स यूज फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड में हम डेफिनेटली हमारे पास एक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिसको हम विलिंग होते हैं तो परचेज करने के लिए, और हमारे पास वो अमाउंट अवेलेबल होती है। तो उसका रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। डिमांड इज बेस्ड ऑन द नीड एंड वांट्स। बेसिकली हमारे से फर्स्ट क्लास में आपको बता रहा था कि आपके पास जो डिमांड की नीड एंड वांट्स है वो आपके लिए डिफरेंट है। आपकी नीड्स ज़्यादा होती हैं, आपकी नीड्स वांट्स, कंज्यूमर मे बी एबल टू differentiate between a need or want, but from the economics perspective they are the something। डेफिनेटली आपके पास ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उन ख्वाहिशात के मद्देनजर रखते हुए आप अपने को उसको कैसे मेजर करना है, ये एक क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को हमने डेफिनेटली आज एड्रेस करना है। स्लाइड्स का थोड़ा सा इशू है, 1 मिनट, स्लाइड्स जरा ओके कर लो। जी, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स यूज द टर्म डिमांड टू रेफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स। डेफिनेटली आपकी डिमांड एक किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसका क्या है, उसके बैकएंड पे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, आज हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना है तो आप डेफिनेटली उसके पास, आपके पास एक विलिंगनेस होनी चाहिए, आपके पास एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपने उस प्रोडक्ट को परचेज करना है। वो आपकी नीड होती है, इसलिए आप उसको परचेज करते हैं, और इसलिए आपकी विलिंगनेस होती है। और आपके पास वो एबल टू परचेज, आपके पास वो इनकम होनी चाहिए जिसको आप, उससे आप उसको परचेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास एक प्रोडक्ट की प्राइस होती है, उस प्राइस के अगेंस्ट आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश होगी, देन आप उसको परचेज कर सकते हैं। Demand is based on need and wants. A consumer may be able to differentiate between a need. A consumer definitely, हम शॉपिंग करते हैं तो हम अपनी अपनी नीड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड वांट को, बट फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दे आर सेम थिंग। इकोनॉमी में नीड और वांट को एक ही कंसेप्ट में ले जाता है। जरूरत है उसी की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश उसी की होती है जिसकी जरूरत होती है। डिमांड इज आल्सो बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। डिमांड हम किस चीज़ को कहते हैं, वो एक एबिलिटी होती है किसी अमाउंट को, किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप अमाउंट को पे करते हैं। इफ़ यू कैन नॉट पे यू कैन हैव नो इफेक्टिव डिमांड। अगर आप पे नहीं कर सकते, आपके पास उसकी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, आपके पास डेफिनेटली किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, आपके पास उस नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए आपके पास अमाउंट होती है, जब उसको पे करते हैं। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, डेफिनेटली आपके पास उसकी डिमांड भी नहीं होगी। डेफिनेटली अंडरस्टूड है। अगर आप किसी चीज़ को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, कैश नहीं है, तो आप उसको पे नहीं कर सकते, इसलिए आपके माइंड में उसकी डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। जब आपके पास अमाउंट होगी तब डेफिनेटली उसकी आप अपनी नीड और वांट को फुलफिल कर सकते हैं। तो नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए ये ज़रूरी है आप अपने पास एक अमाउंट हो, ठीक है, उस अमाउंट को पे, और उसके साथ-साथ आपकी विलिंगनेस हो। विलिंगनेस तब क्रिएट होती है जब आपके पास एक स्पेसिफिक गुड्स होती हैं, उस गुड्स को आप परचेज करना चाहते हैं। उस गुड्स को परचेज करने के लिए आप उसके लिए विलिंग होते हैं, क्योंकि आपके पास उसके पास यू आर एबल टू परचेज दैट गुड्स। व्हाट इज डिमांड? डिमांड बेसिकली हम कहते हैं क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। अ पर्सन इज सेड टू हैव डिमांड इफ ही हैज द फॉलोइंग। डेफिनेटली सबसे पहले है ही और शी इज विलिंग टू परचेज द गुड। डेफिनेटली मैं अगर किसी आईफोन को या एप्पल के लैपटॉप को या
बाइक को या गाड़ी को मैंने परचेज करना है, तो मेरे माइंड में उसकी विलीनेस होगी तो मैं उसको परचेज करूंगा, ठीक है। अगर मेरे माइंड में ख्वाहिश ही नहीं है एप्पल की, आईफोन की, अगर डेफिनेटली तो उसको परचेज एक विलीनेस नहीं होगी तो मैं इसको परचेज नहीं कर सकूंगा। उसके साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब हमारी ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा होती हैं, हम तो चाहते हैं हमारे पास जहाज भी हो, हम तो चाहते हैं हमारे पास बड़े बड़े बंगले हो, प्रोडो हो, हर चीज हो, लेकिन हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होती, तो हम उसको ज्यादा फोकस नहीं करते, हम उसको जरूरत नहीं समझते, क्योंकि हमें पता है यार इसको मैं परचेज नहीं कर सकता, मेरे पास विलिंग पावर नहीं है। तो एबिलिटी इज बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। नंबर 30 है आपके पास इंटेंशन टू पे। आपको जरूरत भी हो, इंटेंशन मीन आपका एक नीड होती है। आप उन्हें आप अगर ऑफिस जाना है, वो डिस्टेंस पे है, या अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, तो आपको गाड़ी होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन है, ठीक है, आप उसको पे कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास स्कूल पास है, ऑफिस पास है, आपके लिए जरूरत नहीं है, आपकी इंटेंशन ही नहीं होगी अब गाड़ी को परचेस करने की, तो किसी भी चीज की डिमांड क्रिएट करने के लिए जरूरी है आपके उस पर्सन के लिए माइंड में उसकी विलीनेस होनी चाहिए, और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, और डेफिनेटली वो इंटेंशन हो। इंटेंशन तब होगी जब उसकी नीड वांट होगी। डेफिनेटली अगर हमारी जो भी जरूरत होती है, हमने मार्केट में जाना है, चीजें लेकर आनी है, तो हमारे पास बाइक या साइकिल को होना बहुत जरूरी है। हम इसलिए इंटेंशन होते हैं, विलिंग होते हैं, पे कर देते हैं, हमारे पास वो पैसे भी होते हैं, तब उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड की होती है। डिमांड कैसे मूव करती है वो हम बाद में देखेंगे। बस डिमांड के 3 डिटरमिनेंट्स हैं, विलिंगनेस, एबिलिटी और इंटेंशंस। क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड की क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी क्या होती है, 1 2 3 4, आपके पास शुगर की प्राइस है आजकल 85 पे मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम है। जैसे आपने देख लिया था कि आपके पास टोमेटो की प्राइस 300 तक पहुंच गई थी, तो उसकी डिमांड क्या होगी थी, रिड्यूस होगी। एक क्वांटिटी है, मतलब प्राइस के अगेंस्ट हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मतलब 300 के अगेंस्ट आपको 1 kg ऑफ टोमेटो इज क्वांटिटी, ठीक है। 100 के अगेंस्ट आपको आपको 1 kg ऑफ मैंगो मिलता है आजकल, तो वो 1 kg के है आपके पास, उसकी डिमांड है, क्वांटिटी है, सॉरी। व्हाट ए बायर पे फॉर ए यूनिट, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स आर सर्विसेज कॉल्ड प्राइस, ठीक है। एक स्पेसिफिक गुड्स यूनिट के लिए जो हम पे करते हैं, वो उसकी प्राइस होती है। डेफिनेटली व्हाट ए बायर पेज फॉर ए यूनिट, हम जो भी पे करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, 2 प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए हम डेफिनेटली उसको पे किसी के पे जो करते हैं वो क्या कहते हैं, उसे प्राइस कहते हैं। कितनी कीमत है उसकी, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट परचेज एट द प्राइस एट द क्वांटिटी डिमांडेड, कितने यूनिट्स के लिए हम वो प्राइस पे करते हैं, वो यूनिट्स जो है टोटल, उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड का नाम कह सकते हैं। वो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, जब भी किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है, सर्विसेज की ऑलमोस्ट ऑलवेज डिक्रीज इन क्वांटिटी, उसकी जो यूनिट्स की डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है। अंडरस्टूड है, आपने मार्केट में देखा है किसी भी चीज की प्राइस जब इंक्रीज हो जाती है उसकी डिमांड डाउन हो जाती है। तो वो जब उसकी डिमांड डिक्रीज या डाउन होती है, डेफिनेटली वो किस वजह से होती है, उसकी डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड और आपके पास प्राइस का एक रिलेशनशिप है। कन्वर्सली अ डिक्रीज इन प्राइस, जब भी किसी चीज की प्राइस कम होती है, विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर उसकी जो क्वांटिटी है डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऐसे जिस भी प्राइस इंक्रीज होती है, तो आज आपके पास मैंगो 100 का है, वो 1 2 दिन में 50 का हो जाता है, 40 का, तो उसकी क्या हो जाएगी डिमांड की, लोग ज्यादा बाय कर लेंगे। ये आप चिकन वगैरह यूज करते हैं तो उसकी भी जब प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज, लोग ज्यादा ज्यादा परचेज करते हैं। जब उसकी प्राइस डबल हो जाती है तो उसको हम कम परचेज करते हैं। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हम लव डिमांड की तरफ आते हैं। तो लव डिमांड बेसिकली हमें बताता है क्या, रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। व्हेन द प्राइस ऑफ द ऑयल, petrol, gas goes up, for people look for always ways to reduce their consumption. Definitely अब किसी में oil की प्राइस अब 100 होगी, अगर अभी 200 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे बाय अडॉप्टिंग सेवरल अल्टरनेटिव, हम डिफरेंट अल्टरनेटिव मेजर यूज करेंगे। Economists call this inverse relationship between the price and quantity demand is love demand. The relationship of the price and quantity demand is called love demand. That is definition of the official definition of the love demand. ये love demand की एक basic definition है. The relationship of the price and quantity demand is law of demand. हम इस relationship को understand करने के लिए ही love demand basically स्टडी किया जाता है। लव डिमांड assume that all other variable that affect demand are hold constant. इसके assumptions हैं कि जितने भी बाकी वेरिएबल्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट होंगे, देन आप इस लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो ग्राफ और स्केजुअल से हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करते हैं। तो बेसिकली स्केजुअल क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसकी तरफ हम मूव करेंगे।
इज अ स्टेबल, एक टेबल होता है दैट शो द क्वांटिटी डिमांडेड ईच प्राइस, जो वो शो करता है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच प्राइस, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी हर प्राइस के यूनिट के साथ मेजर करते हैं, हर यूनिट की प्राइस के साथ उसको हम उसमें हम लिखते हैं, उसको टेबल को हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है? बेसिकली एज ए ग्राफ, एक ग्राफ होता है दैट शो द क्वांटिटी डिमांडेड ईच प्राइस, जो उसमें रिलेशनशिप इसको क्या रहता है क्वांटिटी डिमांडेड का ईच प्राइस के साथ, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑन डिमांड कर्व, ठीक है। एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की, तो वो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम डिमांड हैं, और जब डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप टेबुलेट किया जाता है उसको हम डिमांड। तो बेसिकली उसकी हम रिप्रेजेंटेशन को समटाइम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को डिमांड स्केड्यूल भी का नाम देते हैं। हियर इज एग्जांपल, क्योंकि वो डिमांड स्केड्यूल से ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। हियर इज एग्जांपल ऑफ डिमांड स्केड्यूल फ्रॉम द मार्केट ऑफ गैसोलीन। अब गैसोलीन के एक टेबल हम देख लेते हैं। अब देख लें कि अब आपके पास अगर प्राइस 5 है किसी यूनिट की गैसोलीन की, तो उसकी आपके पास डिमांड कितनी होगी? 100 होगी, ठीक है। जब उसकी प्राइस डिक्रीज होगी 5 to 4 होगी, तो उसकी यूनिट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड। जब उसकी प्राइस फर्दर डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड यूनिट की और इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर अगर उसकी प्राइस डाउन होकर 2 हो जाती है, तो उसकी यूनिट की प्राइस और इंक्रीज हो जाएगी। अगर बिल्कुल 1 पे आता है, डेफिनेटली उसकी प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे डाउन होती है, डेफिनेटली डिक्रीज होती है, भी प्रोडक्ट की गैसोलीन की या कोई और प्रोडक्ट है हो जाती है। ये प्राइस आपकी है डेफिनेटली जो डाउन हो जाती है, और इज लॉ ऑफ डिमांड। ये एक नेचुरल सा रिलेशनशिप है हमारी मार्केट में। हम अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैं टोमेटो फॉर एग्जांपल दी, इस तरह ऑयल प्राइस की एग्जांपल है। आप अपनी तरफ से कॉपी ले सकते हैं, डेफिनेटली ठीक है। 100, 200, 300, 400, 600 उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस डाउन होती जा रही है। दैट रिलेशनशिप ऑफ द डिमांड स्केड्यूल, इसको डिमांड स्केड्यूल का नाम देते हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। अब वो कर्व क्या होता है? कर्व में बेसिकली आप की प्राइस होती है, अगर प्राइस 1 है तो उसकी डिमांड कितनी होगी? 600 होगी। अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की गैसोलीन की यूनिट में प्राइस 2 हो जाती है, इंक्रीज होती है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होकर डेफिनेटली वो 400 हो जाएगी। फिर अगर 3 हो जाती है तो वाकई बस वो 300 हो जाएगी। अगर 4 हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, और आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड 200, अगर प्राइस आपकी इंक्रीज होकर 500 हो जाती है, तो वो आपके पास 100 हो जाएगी। तो इसको हम अगर यहाँ से देखें, तो अगर प्राइस आपकी 5 है तो आपके पास 100 उसकी डिमांड है। प्राइस डाउन होकर उसकी आपके प्राइस डाउन होकर उसकी 200 होगी। प्राइस 3 होकर उसकी आपकी डेफिनेटली डिमांड और डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। अगर प्राइस फर्दर कम हुई है तो 2 होकर उसकी 400 होगी। अगर प्राइस एक यूनिट की 1 होगी जस्ट, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो पॉइंट्स बने हैं आपके पास, रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ 5 विद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ 100, ठीक है, उसको एक नाम दे दिया जाता है पी, ठीक है। इसी तरह आपका एक रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ 4 ईच यूनिट विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द 200, ठीक है। तो फिर प्राइस ऑफ द 3 ऑफ ईच यूनिट, तो उसकी डिमांड 300 हो जाती है डेफिनेटली। तो इसका आर दे दिया गया है। फिर प्राइस ऑफ द 2, उसकी हम डेफिनेटली रिलेशनशिप को हम एस का नाम दे दिया है। फिर प्राइस ऑफ द 1 रुपीज यूनिट विद द 600 डिमांडेड, उसको टी दे दिया। ये जो पी क्यू आर एस टी हमने रैंडमली एक नेम दे दिए हैं, ये डिमांड कर्व है, इसको हम डिमांड कर्व का नाम देते हैं। और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, इसी फॉर्म में होता है, क्योंकि डेफिनेटली जब भी प्राइस आपकी इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज होगी। जैसे प्राइस डाउन होती जाएगी, उसकी डिमांड आगे की तरफ मूव करती जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिमांड कर्व के नाम देते हैं। उसमें रिलेशनशिप क्या है? द प्राइस का रिलेशनशिप है। यहाँ प्राइस आपकी डेफिनेटली 1 2 3 4 5 है, और आपकी डिमांड है डेफिनेटली वो आपकी 100 to 600 है।
तो ये डिमांड कर्व के ऊपर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया, द रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस फॉर यूनिट इन रुपीस एंड विद द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे कि जैसे प्राइस आपकी इंक्रीज होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे वन बाय वन आपने देखा, प्राइस वन की डिमांड 600 थी, प्राइस इंक्रीज हुई है तो डिमांड जरा डिक्रीज होगी 400, प्राइस 3 पे गई है तो डिमांड फर्दर डिक्रीज हो गई, प्राइस 4 पे गई तो जैसे प्राइस 5 पे गई एक यूनिट की तो उसकी डिमांड 100 रह गया। तो इसको हम डिमांड कर कहते हैं, रिलेशनशिप ऑफ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड के ऑफ डिमांड हम टेबल्स की हेल्प से हम डिमांड कर्व बनाते हैं। डिमांड कर्व बेसिकली विल बी समवट डिफरेंट फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, लेकिन उसके रिलेशन जो शेप होती है वो इसी तरह होती है। अगर मैं यहाँ बना सकूँ, इस तरह का शेप होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट आपके रिलेशनशिप होते हैं, जो रिलेशनशिप आपस में प्राइस का रिलेशनशिप होता है और आपके डिमांड का रिलेशनशिप होता है, उसको आप ए बी सी डी नाम से, ये डिमांड कर्व होता है। नियरली ऑल डिमांड कर्व शेयर द फंडामेंटल सिमिलरिटी एट स्लोप डाउन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। की स्लोप जो होता है, जो हमने ये बनाया है, वो लेफ्ट टू राइट जैसे बताया, लेफ्ट टू राइट डाउन होता है। ठीक है, एम्बॉडिंग द लॉ ऑफ डिमांड, ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का एक पहचान है। जैसे कर्व इसी तरह लेफ्ट टू राइट डाउन होता है तो उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। एज द प्राइस इंक्रीज, ऐसे प्राइस इंक्रीज होगी द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है स्केड्यूल में भी और ग्राफ में भी कर्व में भी, जैसे प्राइस इंक्रीज हुई है डिमांड डिक्रीज होगी, कमर्शियल प्राइस जैसे डिक्रीज हुई है ये भी हमने देखा है, क्वांटिटी डिमांडेड उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये डिमांड कर्व की बेसिकली खुसूसियात हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें क्या डिफरेंस है, इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी डिमांड इज नॉट द सेम एज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ सेम नहीं होती। व्हेन इकोनॉमी टॉक अबाउट डिमांड दे कैन मीन रिलेशनशिप बिटवीन रेंज ऑफ प्राइस। ये वो रिलेशनशिप जैसे स्टार्ट में बताया, प्राइस का रिलेशनशिप है, किसके साथ रिलेशनशिप है, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप है। एट दोस प्राइस एलिसिटेड डिमांड, जैसे हमने टेबल में और ग्राफ में देखा है। व्हेन इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड, डेफिनेटली क्या है, मीन only a certain point on the demand curve or one quantity on demand schedule। डेफिनेटली वो जो पॉइंट हमने बनाया है प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप पी क्यू आर एस टी, वो सर्टन पॉइंट को क्वांटिटी डिमांडेड हम कहते हैं। वो 100 होती है, वो 200 होती है, वो 300 होती है। इन शॉर्ट डिमांड रेफर टू द कर्व एंड क्वांटिटी डिमांड रेफर टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, डिमांड किसको शो करता है, एक कंप्लीट कर्व को करता है, और क्वांटिटी डिमांड रेफर टू स्पेसिफिक पॉइंट है, वो पी क्यू आर एस जो आप ए बी सी डी भी दे सकते हैं। उस पॉइंट को हम क्वांटिटी डिमांडेड का नाम देते हैं। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटिटी डिमांड का नाम देते हैं। डिटर्मिनेंट्स बस लिमिट है, मैं तो देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, फर्दर हम इसके बेसिकली डिटर्मिनेंट्स की तरफ आते हैं। द डिटर्मिनेंट्स बेसिकली यहाँ पे 5 डिटर्मिनेंट्स। प्राइस किस डेफिनेटली हर गुड्स एंड सर्विस की प्राइस होती है। विदाउट प्राइस आप लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव नहीं कर सकते। इनकम, अगर आपके पास स्पेसिफिक इनकम नहीं है तो आप लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव नहीं कर सकते। आपके बाई के पास इनकम का होना जरूरी होता है। द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज, सब्स्टिट्यूट आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। Related goods, either complementary or purchase along with particular item or substitute a part instead of product। ठीक है, आपके पास कम्प्लीमेंट्री पैकेज भी होता है प्रोडक्ट का ना, कि आपके पास ये 6-7 प्रोडक्ट हैं, आप इसको कम्प्लीमेंट्री परचेज कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन होती है सब्स्टिट्यूट की। तो द टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर विल ड्राइव डिमांड। डेफिनेटली आपका टेस्ट जो होता है या इंटेंशन, जैसे हमने कहा था, प्रेफरेंसेस, वो एक रोल परफॉर्म करती है। अगर आपके पास पैसा भी है, डेफिनेटली किसी प्रोडक्ट की प्राइस भी डिटरमिन है, लेकिन आपको इंटेंशन ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट की या डिमांड का आप प्रूफ नहीं कर सकते। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, आप डेफिनेटली कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में होती है, वो अच्छा टेस्ट होगा, डेफिनेटली एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मोस्ट ऑफन दिस रेफर टू द वेदर और कंज्यूमर बिलीव प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट विल राइज और फॉल। आपको ये भी होता है कि इसकी प्रोडक्ट फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगी। जैसे हम हाउस परचेज करते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, क्यों परचेज करते हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। वो होगी या नहीं होगी वो तो फ्यूचर के बाद पता चलेगा। फॉर एग्रीगेट डिमांड द नंबर ऑफ बायर इन द मार्केट। हाँ, डिटर्मिनेंट्स कितने, एक और है कि आपके पास उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेस करने के लिए कितने लोग विलिंग हैं, नंबर ऑफ बायर्स।
जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी, उतना ज्यादा रेट होगा। जिसको हम ऑक्शन नहीं कहते, वो मंडी में जाएं तो बोली वगैरह लगाई जाती है, शायद वहाँ भी कल्चर हो चीजें परचेज करने के लिए, फ्रूट वेजिटेबल के लिए ना। तो वो बायर्स को डिपेंड करता है। अगर बायर्स कम हो तो प्राइस डाउन रहती है, अगर बायर्स ज्यादा हो तो प्राइस हाई हो जाती है। ये मार्केट भी हमारी डिमांड के हिसाब ही चलती है, रूल है मार्केट का। प्राइस ऑफ गुड्स फर्स्ट डिटरमिनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। प्राइस दिस इज प्रोबेबली एट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल डिटरमिनेंट अंडरस्टूड। डेफिनेटली विदाउट डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस आप डिमांड कर को प्रूव नहीं कर सकते। इट टेल्स दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज, फेवर पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग द गुड। डेफिनेटली किसी भी प्राइस की गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो चंद लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। जैसे प्राइस उसकी डिक्रीज होगी तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में इनकम एक रोल परफॉर्म करते हैं। व्हेन इनकम राइज हो विल द क्वांटिटी डिमांड व्हेन, तो क्या होगी उस वक्त। व्हेन इनकम फॉल तो क्या डिमांड होगी। बट इफ योर इनकम डबल, अगर आपकी इनकम डबल हो जाती है 50,000 से 100,000 होती है, 50,000 से 1 लाख होती है, ठीक है, वो यू वुड नॉट ऑलवेज बाय ट्वाइस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक की बजाय दो चीजें लेंगे, ठीक है। अगर आपने एक बर्गर खाना है तो आप एक ही खाएंगे ना। अगर 50,000 इनकम है, अगर आप 1 लाख हो जाए दो बर्गर तो नहीं खाएंगे, अंडरस्टूड, आप एक ही खाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि इनकम का होना जरूरी है, लेकिन इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कुछ कर मूव जरूर होता है। मतलब वो कब मूव मूव होकर यहाँ से इस तरफ आ जाता है, वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। राइट साइड के ऊपर देयर इज ओनली सो मच पेंट्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम का एक बंडल है, आपने परचेज करना है, यू वुड वांट टू ईट, आप उसको खाना चाहते हैं। नो मैटर हाउ वेल्थी यू आर, उसमें ये मैटर नहीं करता आप कितने अमीर हैं। आपके पास इनकम है तो ज्यादा इनकम है कम, अगर पैसे हैं तो आप आइसक्रीम का वो बंडल या वो पैकेज आप परचेज कर लेंगे और उसको यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास उसको बेनिफिट मिलता है। यूटिलिटी आपका टेस्ट है, आपको बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी है तो आप उस बंडल को परचेज कर सकते हैं, या आपके पास वो बंगला है तो परचेज कर सकते हैं। आपके पास 10,000 के या 5,000 इवन 500 रुपये भी, अगर आपने उस स्कीम को टेस्ट करना है, खाना है, तो आप खा लेंगे। इनकम एक और परफॉर्म करती है। डिटरमिन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो अदर गुड्स हैं, द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज रेस्ट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट और योर डिमांड योर डिमांड्स। जैसे आप देख लेते हैं प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स डेफिनेटली की प्राइस इंक्रीज होगी, उसके जो टूनर है उसकी रिफिलिंग है, जितना ज़्यादा प्रिंटर की प्राइस महंगी होगी उतनी ज़्यादा उसकी पार्ट्स की भी प्राइस इंक्रीज होगी। ये भी एक कम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल है। For example, gas price is increased जब गैस $4 इन 2008, ठीक है। वो अपने 2008 में देखा, दारी के दौर में शायद याद था आप लोगों को कि गैस की प्राइस बहुत डाउन थी, हर जगह सीएनजी की लंबी लंबी कतार लगी होती थी, क्योंकि पेट्रोल से उसका बड़ा डिफरेंस था। तो द डिमांड ऑफ गैस एंड गैसलिंग ट्रक्स, द गैस इज कम्प्लीमेंट, जो किसकी डिमांड हो गई थी, जो गैस की व्हीकल है उसकी ज्यादा डिमांड होगी। वो सबसे पहले हर गाड़ी में सीएनजी लगवाई जाती थी, और जो सीएनजी वाली गाड़ी थी जल्दी सेल हो जाती थी। तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक प्रोडक्ट के इंक्रीज होने से दूसरी प्रोडक्ट भी इफेक्ट होती है। गैस इज कम्प्लीमेंट्री गुड टू दिस व्हीकल, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग अ ट्रक गोस अलॉन्ग विद गैस प्राइस। पहले वो ट्रक जो भी व्हीकल है जो गैस की वजह से यूज किए जाते हैं वो इंक्रीज करें। द अपोजिट रिएक्शन अकर व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट राइज, तो किसी भी सब्स्टिट्यूट की प्राइस आपके पास व्हेन व्हेन दैट हैपन पीपल विल वांट मोर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड लेस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, ठीक है। वो डेफिनेटली उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको फर्दर सब्स्टिट्यूट की तरफ चला जाते हैं, उसको हम ज़्यादा परचेज नहीं करते। लेकिन जब उसकी प्राइस डाउन थी तो ज़्यादा लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। दिस इज अ रिलेशनशिप और द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑफ the opposite reaction occur when the price of substitute, ये हमने कर लिया। That's why Apple continue into innovative with its iPhone, ठीक है। एप्पल की आप एग्जांपल लें तो इसमें आप देखें कि एप्पल की जैसे एग्जांपल लेते हैं आईफोन, आईपैड्स, एज सुन एज सब्स्टिट्यूट सच एज न्यू एंड्रॉइड। जैसे एंड्रॉइड आए हैं हमारे पास, एंड्रॉइड फोन 10,000 का 5,000 का भी मिल जाता है इवन के। तो डेफिनेटली लोअर प्राइस एप्पल कम आउट विद अ बेटर प्रोडक्ट। एप्पल मार्केट से आउट हो गया है अच्छे प्रोडक्ट होने के साथ ही। मतलब अब जिसने 1 लाख का मोबाइल के फीचर 10,000 या 20,000 के मोबाइल में मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली हम क्या परचेस करेंगे, वो 10,000 का। तो एप्पल एक अच्छी कंपनी है, उसके आज भी वैसे कस्टमर हैं उसको परचेस करते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो एक मिडल मैन होता है या
एक कंज्यूमर के पास इनकम है लेकिन ज़्यादा नहीं है और उसने वो फीचर यूज़ करने हैं तो उसको यूज़ तो डेफिनेटली वो एप्पल कोई परचेज़ नहीं करेगा, वो आम सा एंड्रॉइड को 15-20 ले लेगा, इसमें सारी खसूसियात होती हैं। तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट्स है रिलेटेड गुड्स का। तो एप्पल के रिलेटेड गुड्स क्या आ गई हमारे पास, आईफ़ोन या सॉरी ये जो एंड्रॉइड फ़ोन है। तो इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड में एक रोल परफॉर्म होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब फर्दर देखें, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर टू अल्टरनेट गुड्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, तो उसमें दे आर गुड्स दैट आर इन कम्पिटिटिव डिमांड। डेफिनेटली दोनों की एक कंपटीशन होता है गुड्स, उसमें से एक गुड्स को डेफिनेटली एक राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, एज अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस है इंक्रीज होती है, लीड टू कंट्रैक्शन इन द डिमांड फॉर गुड्स सी, तो वो दूसरे के लिए भी इफेक्ट करता है। दिस माइट देन cause some consumer to switch to regular product go टी, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट टी की तरफ मूव कर जाता है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है प्राइस, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट ऐसे भी सफ़र हो रही होती है, तो कंज्यूमर क्या करता है, वो कोशिश करता है फर्दर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो उसकी नीड और वांट्स को फिल कर सके, तो वो उसको परचेज करता है। दिस इज बिकॉज रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स टी एज पर, वो क्यों होता है, तो परचेज की जो गुड की प्राइस है वो कम होगी। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टू सब्स्टिट्यूट इज पॉजिटिव। ये इलास्टिसिटी डिमांड हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, ये पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा। एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट वाज टी एंड कॉफी। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, लोअर कास्ट, वो आप उसी को करेंगे। स्मार्टफोन ब्रांड्स, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें आपके पास शेयरिंग ऐप्स की अवेलेबल है, कम्पिटिटिव सुपरमार्केट चेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ तो मेट्रो या सफीना, ये बड़े बड़े सुपर मार्केट स्टोर्स हैं, तो वहाँ के पास मार्केट अवेलेबल होती है, आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ब्रांड्स हैं, सीरियल ब्रांड्स हैं, मतलब आपके ब्रेकफास्ट के ब्रांड्स हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, आप उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं जिसकी प्राइस कम होती है और बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट्स ऑन सब्स्टिट्यूट, ऑलवेज कंसीडर द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट। हमेशा हमारा फोकस क्या होता है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कास्ट कम हो। देयर माइट बी स्विचिंग कास्ट फॉर, डेफिनेटली हम उसको ड्रॉप करके किसी और चीज़ को ऑप्ट करते हैं, वो किस वजह से करते हैं, कास्ट की वजह से करते हैं हम। हमारे रीज़न क्या होती है, किसी भी चीज़ की कीमत कम होनी चाहिए। सम प्रोडक्ट्स आर क्लोज विद हाई पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ प्रोडक्ट होती हैं आपस में काफी रिलेटेड होती हैं, तो आप वीकर सब्स्टिट्यूट, स्पेशली कंज्यूमर ब्रांड लॉयल्टी इज हाई। समटाइम ये भी होता है कि हमारी लॉयल्टी बढ़िया होती है, हम जैसे होंडा का बाइक ही लेना है, चाइना का नहीं लेना, बेशक वो हाई डिमांड ही क्यों ना हो, उसकी हाई प्राइस ही क्यों ना हो। कुछ यामा के होते हैं यार, ठीक है, यामा एक स्ट्रॉन्ग बाइक है, उसका स्पेयर पार्ट्स आल्टो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, टेस्ट टेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, स्टाइल है, या आप इंटेंशन है, या आप लॉयल्टी है उसको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ, ये भी रोल परफॉर्म करते हैं सब्स्टिट्यूट में ना। आप फिर कास्ट को भी नहीं देखते। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर प्रोडक्ट यूज टुगेदर, जो इकट्ठी पाई की जाती हैं, किसी भी प्रोडक्ट कम कम्प्लीमेंट्री गुड बाय, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से उसकी दूसरी प्रोडक्ट है उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो जाए। कम्प्लीमेंट्री में होता है कि आप बास्केट होती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं, आप उसको इकट्ठा ही परचेज कर लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि गुड एक्स है तो वो आपको प्राइस कम है, वो आपको डिमांड इंक्रीज है, लेकिन उसके साथ गुड वाई भी अवेलेबल है, तो टू बी जॉइंट डिमांड, आपको जॉइंट डिमांड्स को भी कहते हैं, क्योंकि वो आपने एक पास में लेनी है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ की भी डिमांड का इफेक्ट उसी तरह होता है जैसा पहली चीज़ का होता है। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू कम्प्लीमेंट्री नेगेटिव, ये भी नेगेटिव भी हो सकता है, इनवर्स जैसे हम कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में स्मार्ट फूड है, तो उसके बाद है सोलर पैनल और बैटरीज हैं। हाँ, ये भी बैटरीज आपकी एग्जांपल है आपके पास हैं कि बैटरीज की जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी, सोलर पैनल की प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज होती है, बैटरी की प्राइस डाउन होती है, सोलर प्राइस की डाउन होती है। मतलब आपने सोलर पैनल लेना है तो बैटरी साथ लेनी ही लेनी है ना, तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, तो विदाउट बैटरी या सोलर पैनल को फर्दर नहीं मूव या उसकी एनर्जी को सेव नहीं कर सकते।
फ्लाइट एंड टैक्सी सर्विसेज है, जब फ्लाइट्स पे जाना है तो साथ टैक्सी भी करके एयरपोर्ट पे जाना है, ये भी एक है। शूज़ एंड पॉलिश है, शूज़ एंड पॉलिश का रेशियो, ये कम्प्लीमेंट्री है, दोनों आपस में मिल के ही चलती हैं, इनकी डिमांड और प्राइस। डिटर्मिनेट्स टेस्ट, एक और डिटर्मिनेट्स टेस्ट और इंटेंशन को कहते हैं, आपकी क्या इंटेंशन है किसी चीज़ की परचेज करने में। व्हेन द पब्लिक डिज़र्ट, आपकी ख्वाहिश है, इमोशंस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, चेंज इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट अथवा द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, वो क्वांटिटी डिमांडेड होगी। ठीक है, समटाइम ये होता है कि प्रोडक्ट टेस्ट में बताया है उसकी, आपको अच्छी लगती है, पसंद है आप लॉयल हैं, तो वो क्यों है, आपके टेस्ट की वजह से है, पसंद की डिज़ायर है, आपके पास ना इमोशंस हैं, वांट्स हैं। लाइकवाइज व्हेन टेस्ट गो अगेंस्ट इट, या कोई चीज़ पसंद नहीं है, इट डिप्रेस द अमाउंट डिमांडेड, डेफिनेटली अगर आप उसकी पसंद नहीं है तो उसकी प्राइस जितनी भी डाउन हो आप उसको परचेज नहीं करेंगे, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है। ब्रांड एडवर्टाइजिंग जो आजकल मशहूरी दी जाती है, वो किस क्या करती है, इंक्रीज द डिज़ायर, हमारे डिज़ायर इंक्रीज करने के लिए। ये ओरिएंट के एसी की बार बार कमर्शियल आती है, डॉलर्स की आती है, ग्रीक की आती है, वो क्या है, वो हमारे लोगों के अंदर अंदर डिजायर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। तो जिस समटाइम ये भी होता है किसी एडवर्टाइजमेंट में कुछ जो एक्टर यूज होते हैं वो हमारे फेवरेट होते हैं, हमें ये अच्छी है यार, ये ले लेते हैं। कुछ कंपनी के लॉयल होते हैं, उसकी मित्सुबिशी है, उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती ऐसी की, लेकिन वो अच्छी कंपनी है, वो लोग उसको भी बाय करते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट को देख कर हो जाते हैं डिजायर क्रिएट करने, और इसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रही है, पाक फैन वगैरह, ये जो अगर न्यूज़ देखते हैं तो हमारे आसपास काफ़ी कमर्शियल आती हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट से भी आपकी जो टेस्ट क्रिएट किया जाता है। या हमारे पड़ोसी में कोई चीज़ ले आता है तो हमें पसंद आ जाती है, फैमिली में भी आता है तो हमें भी वही लेनी है। ख़ास तौर पर ये भी होता है कि हम कपड़े वगैरह ले आते हैं, ख़वातीन वगैरह, तो किसी का अच्छा ड्रेस नज़र आए तो ख़वातीन जाती हैं कि हमें वही ड्रेस चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छा था। तो ये क्या है, वो डेफ़िनेटली किसी चीज़ को एडवर्टाइज़मेंट या देखकर हमें हमारी क्रिएट होती है। एक्सपेक्टेशन व्हेन पीपल एक्सपेक्ट दैट द वैल्यू ऑफ समवन विल राइज़, जब किसी भी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, द डिमांड मोर फॉर इट, उसकी डेफ़िनेटली डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। क्यों? कि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। क्यों? कि उसकी एक्सपेक्टेशन, हम घर बाय कर लेते हैं, डेफ़िनेटली समटाइम वो हमें एक्सपेंसिव नज़र आता है, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि उसके फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होने हैं, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन। अब ये बबल था 2005 का, अमेरिका में आया था, इसमें ये इकोनॉमिक्स में एग्जांपल ली जाती है। 2005 में क्या होता है कि अमेरिका ने अपने लोगों को हाउस की फैसिलिटी देने के लिए मॉर्टगेज लोन दिया उनको ना, बहुत ज़्यादा लोगों के पास जो आम मिडल मैन या लेबर भी था, उसकी भी लोन की इंस्टॉलमेंट इतनी थी कि हर बंदे ने बैंक से वो लोन लेकर अपना घर बनाना शुरू कर दिया, या घर बने बनाए थे वो ले लिए। तो लेकिन उसकी हाउस की प्राइस इंक्रीज है, पीपल केप्ट बाइंग हाउसेस बिकॉज़ एंड दे एक्सपेक्टेड द प्राइस ऑफ कंटिन्यू टू इंक्रीज, उसकी प्राइस इंक्रीज ही होती रहेगी। लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया ना, हम घर ले लेते हैं बैंक से, कल इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, सेल भी कर देंगे, बेनिफिट होगा। प्राइस कंटिन्यूस इंक्रीज अंटिल द बबल, लेकिन 2007 में वो बर्स्ट होगी, प्राइस सबकी डाउन होगी। क्यों, क्या हुआ? डेफिनेटली आपके पास उसमें एक फिक्स फिगर है, फेल 22% फ्रॉम देयर पीक ऑफ द 2000, एक उसकी अमाउंट से दी हुई है यहाँ पर। तो बेसिक उसको मैं ओवरऑल आपको समझाता हूँ कि आपके पास उसकी प्राइस जैसे डिक्रीज हुई थी, उस वजह से कि नंबर ऑफ हाउस बहुत ज़्यादा हो गए थे, बायर्स आपके पास नहीं रहे थे, सबके अपने घर आ गए थे, परचेज करने वाला नहीं था। 2 साल में इतने घर बन गए थे, जब किसी मार्केट में परचेज करने वाला ना हो, उसके हाउस वो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा हो गई हो, तो प्राइस उसकी डाउन होनी थी। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट था, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था उस सेटिंग में। नंबर ऑफ बायर्स इन मार्केट, जैसे लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ बायर्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर से 12 बायर्स नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होती है। द नंबर ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड, एज मोर बायर एंटर द मार्केट डिमांड राइज दैट टू इवन प्राइस डोंट चेंज, ठीक है? डिमांड राइज हो जाती है, लेकिन प्राइस चेंज नहीं होती। तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ बायर की वजह से। यूएस आर द ड्यूरिंग ये भी हाउस की फैसिलिटी में दिया जाता है। वैसे मैं बताया कि आपके अगर एक सोसाइटी में 1 करोड़ लोग रहते हैं, वो 1 करोड़ में से तकरीबन 90 से 95 लाख लोगों के पास घर अपने हैं, तो फिर डेफिनेटली उसको सेल करने या उसको परचेज करने के लिए जो बायर्स हैं वो कम हो जाएँगे। बायर्स नहीं होंगे तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी। जब वो एक मार्केट में एक अनसर्टेन सिचुएशन है कि यार घर है, सेल नहीं हो रहा, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, कम प्राइस पे भी नहीं सेल हो रहा। ये क्या है, नंबर ऑफ बायर्स की नंबर डिपेंड करता है। तो ये भी एग्ज़ाम्पल है उस अमेरिकन हाउस में जो एक बबल आया था, उसके हवाले से बताया जाता है कि नंबर ऑफ बायर्स कम होने की वजह से किसी भी चीज़ की प्राइस मूव करती है। अब ये डिमांड कर्व जो मैंने बता रहा था कि वो मूव कैसे करता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व अकर व्हेन द होल डिमांड कर्व मूव द राइट टू लेफ्ट, जब वो राइट टू लेफ्ट मूव करता है
तो उसकी बेसिकली रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन इनकम वुड मीन पीपल कैन अफोर्ड टू बाय मोर, ठीक है, विच आपके पास एक डिमांड कर्व है जो ये फर्स्ट है। तो ये जब आपके प्राइस 12 थी तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, रिलेशनशिप ए, ठीक है, ठीक है, उसकी प्राइस 12 थी, उसकी डिमांड कितनी थी? 80 थी, ठीक है। अब प्राइस 12 है लेकिन डिमांड फर्दर इंक्रीज कर गई है, वो कितनी हो गई है? 150। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। खाने पीने के प्रोडक्ट में जैसे हर प्रोडक्ट का अपना डिमांड कर्व होता है। तो ये ए टू बी मूव क्यों किया है कि आपके पास इनकम ज्यादा होगी है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को अगर आपकी जरूरत है, एक को लें दो कर लेंगे। अगर आपके दो अगर जैसे फैमिली में दो बेटे हैं किसी बंदे के, तो उसने एक बाइक लेके देना, दोनों इकट्ठे जाने। अगर उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो दो बाइक लेके दे, दोनों सेपरेट सेपरेट मिल के अपनी मर्जी से जाएंगे, तो आपस में क्या कहते हैं बच्चों की तरह झगड़ा झगड़ा वगैरह ना करें। तो किसी भी प्रोडक्ट की नेचर के मुताबिक डिमांड का मूव कर जाता है, लेकिन प्राइस सेम थी लेकिन डिमांड मूव कर गई, क्यों है? इनकम, इनकम का इफेक्ट बेसिकली इसमें दिखाया गया है। डिमांड कर्व कुड शिफ्ट टू द राइट फॉर द फॉलोइंग रीजन, क्या द गुड बिकम मोर पॉपुलर, या तो उस गुड्स के फैशन की वजह से हुआ है, फैशन चेंज हुआ है, सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कंपेन, ठीक है, या उसकी कंपेन बहुत ज्यादा है। जैसे ब्रांड वगैरह है, या आप ड्रेसेस के ब्रांड होते हैं, आपके पास जेजे का एक ब्रांड है जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, सना सफीनास का है। इसी तरह हमारे यहाँ एक सर्दियों में जर्सी स्वेटर लेते हैं, तो उसमें एक ब्रांड ब्रांड नहीं आ रहा, तो हम बहुत ज्यादा यूजफुल करते हैं। तो ये फैशन चेंज होने की वजह से भी, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होने की वजह से भी हम उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। या वो हमारे पास एक पाकिस्तान का प्रोग्राम आता है, जिसको पाकिस्तान उसके जो ड्रेसेस वगैरह देख कर भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम के मुताबिक उसकी डिमांड शेयर द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, किसी भी सब्स्टिट्यूट प्राइस की गुड्स इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से ये भी एक और है कि उससे साथ वाली जो सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी की है, किसी और कंपनी का, लेकिन उसकी प्राइस इंक्रीज कर गया, तो उसको आप परचेज नहीं करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज कर लेंगे, तो प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट गुड डिक्रीज, या किसी कम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस है वो डिक्रीज हो गया है। राइज इन इनकम assuming गुड इज नॉर्मल गुड विद पॉजिटिव, ठीक है, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव उसमें बेनिफिट हो रहा है। तो ये सीजनल फैक्टर, कुछ सीजनल फैक्टर्स भी होते हैं, हम सीजन में कुछ चीज़ों में ज़्यादा परचेजिंग कर लेते हैं, सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा परचेजिंग कर लेते हैं, ये भी एक फैक्टर्स है और इफेक्ट है डेफिनेटली। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ सीजन परचेस करते हैं, और ताकि उस सीजन में हमें महंगी मिलती है तो ऑफ सीजन ले लेते हैं। जैसे मरी में जाते हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ चीज़ें महंगी मिलती हैं, अगर आप अपने एरिया से लेके जाएंगे तो आपसे सस्ती मिलेंगी। तो डिमांड फॉर एप्पल, इसमें डेफिनेटली एक रिलेशनशिप बताया गया, प्राइस 5 थी तो डिमांड वजह 10 थी, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह प्राइस उसकी डेफिनेटली इंक्रीज हुई है आपकी प्राइस, ठीक है, 5 to 40 तक पहुंच गई है, लेकिन नंबर ऑफ जो एप्पल्स हैं, ठीक है, उसी तरह आपकी जो डिमांड है वो कम प्राइस के साथ ज़्यादा थी, ज़्यादा प्राइस के साथ कम होती गई। जब उसकी प्राइस 40 थी तो उसकी डिमांड जस्ट 5 थी, प्राइस 35 हुई तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। जब 5 पर केजी आपको मिलेगा तो डेफिनेटली तो उसकी डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ है बेसिकली, अब डिमांड फॉर एप्पल है कि इसके में प्राइस का रिलेशनशिप और डिमांड का रिलेशनशिप शो किया गया, तो ओवरऑल प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसका रिलेशनशिप वैसे ही लेफ्ट टू राइट का मूव करते, जैसे मैं बताया लव डिमांड का कर्व है जिसमें रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का किया जाता है। जी ये ओवरऑल आपके पास आज की प्रेजेंट क्लास थी। मैंने इसको हम आपके मैं आपको अटेस्ट कर लूँगा, डोंट वरी।